रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक और फास्ट रिस्पॉन्स होता है जो बिना ज्यादा सोच विचार किए बस हो जाता है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक नंबर 2 रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये क्या होता है, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं उससे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आगे भी है, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट एक बार मैं हैंड रिटन को समझा देती हूँ कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, उससे तुम्हें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। ठीक है, तो बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल मतलब ये बॉडी के सेंटर में आता है। ठीक है, और बेटा पीएनएस में होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और अभी अपन इसका डायग्राम भी देखेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि साइंस तो बिना डायग्राम के बिल्कुल ही अधूरी है। ठीक है, और पीएनएस में आता है नर्व्स। पीएनएस में आती है नर्व्स, एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व्स और एक होती है पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने ये चीज बोली थी कि इसमें बेटा तुम्हारा ब्रेन आता है ना। ये ब्रेन का शेप तो अच्छे से नहीं बना, अखरोट जैसा शेप होता है, ब्रेन है, और ब्रेन से कनेक्टेड होती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, वर्टेब्रल कॉलम कहाँ होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होती है। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वर्टेब्रल कॉलम होता है। क्या होता है? तो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये तो बेटा ये वाला पेन है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड वाला, बट इसको इमेजिन करो तुम्हारे पास तो पेन होगा, अगर तुम थोड़े पढ़ाकू बच्चे हो, है ना, तो तुम्हारे पास आसपास पेन होगा, तुम पेन लेके बैठे होगे, पेन कॉपी लेकर। तो पेन है, पेन के जो बेटा बॉडी है ना, और जो रिफिल है, बॉडी को तुम्हें इमेजिन करना है एज वर्टेब्रल कॉलम और रिफिल को तुम्हें इमेजिन करना है एज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये चीज तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड बाहर होता है या वर्टेब्रल कॉलम बाहर होता है। तो बेटा वर्टेब्रल कॉलम, पेन की बॉडी को इमेजिन करो कि वो वर्टेब्रल कॉलम है, और जो पेन की रिफिल है उसको इमेजिन करो कि वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो, ये अपनी बॉडी के सेंटर में लाई कर रहे हैं, इसलिए इसे हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्रेनियल नर्व्स आती है। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? तो बेटा जो नर्व्स, रुको स्पाइनल कॉर्ड तो लिख दूं मैं, जो नर्व्स बेटा ब्रेन से निकलती है, ब्रेन से नर्व्स निकल रही है, इसको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स। इनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स। और बेटा क्रेनियल नर्व्स के जो पेयर्स होते हैं वो 12 होते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और बेटा स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती हैं उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती हैं उसको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स के हमारी बॉडी में, स्पाइनल नर्व्स के हमारी बॉडी में 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, एक पेयर में 2 आते हैं, है ना। तो यहां से और यहां से निकल रही है नर्व्स, तो ये एक पेयर, फिर ये और ये दूसरा पेयर, इस तरीके से 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं, और 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, मतलब क्रेनियम, आपका ब्रेन, ब्रेन का एक पार्ट है क्रेनियम। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं वो 12 पेयर्स की होती हैं। ठीक है, चलो अब बेटा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम,
और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, जैसे मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ, मैं इधर से उधर मूव कर रही हूँ, सो मूविंग योर हैंड, ठीक है, वॉकिंग, ये सब किस में आता है, वॉलेंट्री एक्शन में। मेरी जब मर्जी चाहे मैं मूव कर सकती हूँ, है ना, मेरी जब मर्जी चाहे मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मुझे बोलना है वो मेरी मर्जी, मुझे नहीं बोलना, मुझे शांत रहना वो भी मेरी मर्जी, ठीक है। तो बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंड वॉलेंट्री एक्शंस मतलब जो चीज आप अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगी, मुझे चुप रहना है तो मैं चुप रहूंगी, मुझे लिखने का मन है तो मैं लिखूंगी, मुझे नहीं लिखना है तो मैं नहीं लिखूंगी। तो ये सारी चीजें मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, राइट। तो इसमें एग्जांपल में लिख सकती हूँ वॉकिंग, मूविंग माई हैंड, मूविंग हैंड, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा ये जो सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट है ना, हार्ट का बीट होना मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना, रेस्पिरेशन, ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं, राइट। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना वो आपको एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। एक्टिवेट, जैसे मान लो तुमने शेर देख लिया, ये आपको कब एक्टिवेट करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। एक्टिवेट योर बॉडी इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है। जैसे तुमने शेर देख लिया, अब शेर देख के तो बेटा तुम बौखला ही जाओगे, है ना, तो तुम फ्लाइट वाला मैकेनिज्म फॉलो करोगे कि तुम्हें डर लगेगा, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, डर लगेगा और उड़ जाओगे। तो फ्लाइट करोगे कि फाइट करोगे, अब शेर से तुम लड़ने तो जाओगे नहीं, है ना, तो फ्लाइट ही करोगे, उड़ी जाओगे, वहां से निकल जाओगे। तो बेटा उस टाइम अगर तुम भाग रहे हो शेर के डर के मारे, तो वहां पर तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपको स्ट्रेस के टाइम पर आपकी बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक, आप जैसे शेर देख के तुम भाग तो गए, है ना, तो उसमें कौन इन्वॉल्व था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तुम एकदम दूर भाग गए, है ना, तुम एक सेफ प्लेस पर पहुंच गए, है ना, उस प्लेस से काफी दूर चले गए, अब तुम रिलैक्स हो जाओगे। तो तुम्हें रिलैक्स किसने किया, तुम्हें रिलैक्स किया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। या फिर स्कूल में जैसे कोई टीचर होते हैं ना जिनसे तुमको बहुत ज्यादा डर लगता है, राइट, तो जब तुमको डर लगता है तो उस टाइम पर तुम्हें हो सकता है, मतलब तुम्हें पसीने आ रहे हो, है ना, तो इसका मतलब उस टाइम पर कौन एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। लेकिन वो टीचर वापस से अपने स्टाफ रूम में चले गए, है ना, और फिर तुमको अब डर नहीं लग रहा है, अब तुम नॉर्मल हो क्योंकि वो टीचर अब तुमको नहीं डांट रहे हो, कहीं और चले गए, तो इसका मतलब अब तुम कूल डाउन हो गए। तो बेटा कूल डाउन होने में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, कूल डाउन होने में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई हो। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको क्या करता है, कूल डाउन कर देता है, ठीक है। चल इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, अच्छा बेटा एक होता है, एक मैकेनिज्म होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, किसका मैकेनिज्म बता रही हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। और ये चीज मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ जाए, ताकि अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन में डाउट ना आए तब भी, राइट। तो मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, बेटा सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, राइट। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस कर लेते हैं, है ना, फोनो रिसेप्टर्स साउंड को सेंस कर लेगा, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर टच को सेंस कर लेगा, है ना, फिर फोटो रिसेप्टर लाइट को सेंस कर लेगा, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ना वो स्मेल को सेंस कर लेते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स है ना वो टच को, टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। तो रिसेप्टर्स ने सेंस कर लिया, ओके, जो भी चीजें सेंस करनी थी, लाइट, साउंड, है ना, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया, कहां तक पहुंचाया, रिले न्यूरॉन्स को ट्रांसफर किया। रिले न्यूरॉन्स ने उस इंफॉर्मेशन को या तो ब्रेन को दिया या तो स्पाइनल कॉर्ड को दिया। फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अभी अपन पढ़ेंगे।
तो इन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, वो रिस्पॉन्स वो किसके थ्रू भेजेंगे, वो भेजेंगे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स उसको पहुंचाएगा इफेक्टर के थ्रू, इफेक्टर तक, सॉरी थ्रू नहीं तक, ठीक है, इफेक्टर तक पहुंचाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है 1 2 3 4 5 स्टेप्स में मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। अब बेटा रिफ्लेक्स आर, ये है आपकी नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, जहां आपका पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा ब्रेन इन्वॉल्व होता ही नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला जाता है, ब्रेन का मैनेजर, है ना। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जैसे तुमने एकदम से कोई गर्म तवा टच कर लिया, अब बेटा सिग्नल जब ब्रेन तक जाएगा तब तक तो तुम्हारी पता नहीं कितनी स्किन जल जाएगी ना। तो इसलिए जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं और स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचता ब्रेन तक नहीं पहुंचाता, वो खुद ही कोई ना कोई डिसीजन ले लेता है और फिर उस डिसीजन को वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर देता है। मतलब बेटा ब्रेन तक कोई सिग्नल जाता ही नहीं है ना, स्पाइनल कॉर्ड ही खुद डिसीजन ले लेता है ना। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में अगर ओनर प्रेजेंट नहीं है, जो मालिक है वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो मैनेजर होगा वही सारी चीजें खुद मैनेज कर लेगा, ठीक है। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को मैनेजर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मैनेजर ऑफ द बॉडी, राइट, ब्रेन का मैनेजर। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है ना टू स्टिमुलस दैट डजंट रिक्वायर द ब्रेन्स इन्वॉल्वमेंट, है ना, जिसको ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होता है। बेटा आइडियली क्या होता है, नॉर्मली ये चीज होती है कि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ब्रेन फिर डिसीजन बनाता है और फिर उसके बाद सिग्नल्स आपके इफेक्टर तक पहुंचते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, राइट। लेकिन ब्रेन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। एग्जाम्पल, पुलिंग योर हैंड अवे व्हेन यू टच समथिंग हॉट, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब बेटा रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्स आर्क मतलब द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इंपल्सेस ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पर जो पाथवे होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। बेटा आर्क का मतलब ही पाथवे होता है, ठीक है, आया समझ में। चलो, तो ये तुम्हारी रिफ्लेक्स आर्क, यहां मैं लिख देती हूं रिफ्लेक्स आर्क। जिस पाथवे से बेटा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, राइट। कि पहले रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर्स ने क्या सेंस किया, रिसेप्टर्स ने सबसे पहले स्टिमुलस सेंस किया, उस स्टिमुलस को उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन्स को दिया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस इंफॉर्मेशन को रिले न्यूरॉन्स तक पहुंचाया ना, रिले न्यूरॉन्स ने उसको स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाया। रिफ्लेक्स एक्शन का पढ़ रहे हैं तो ब्रेन तो इन्वॉल्व होता नहीं है, तो उसने किसको पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया। स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी रिस्पॉन्स जनरेट किया वो उसने पहुंचाया उस डिसीजन को मोटर न्यूरॉन तक, मोटर न्यूरॉन ने उसे पहुंचा दिया इफेक्टर तक, ठीक है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। हुआ क्या बेटा, ये रिसेप्टर्स हैं, कौन से रिसेप्टर्स है, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तुमने गरम गरम पानी में या फिर गरम गरम चाय, पानी जो भी उबल रहा है बेटा, कुछ तो उबल रहा है, ठीक है, वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ओके। तो इन्होंने इसको सेंस कर लिया, रिसेप्टर ने हीट को सेंस कर लिया। रिसेप्टर्स का मतलब सेंस ऑर्गन में होते हैं, स्किन क्या सेंस ऑर्गन है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन, है ना, ये पाथवे देखते जाना, सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचाया, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने उस सिग्नल को किसको दिया, उसने दिया रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन ने उसको कहां पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस से सिग्नल जो डिसीजन था वो आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू और कहां तक पहुंच गया, इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जो आपकी मसल है आर्म में, ठीक है। रिएक्शन के टाइम जो मसल या जो ग्लैंड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको इफेक्टर बोलते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में डिटेल में अच्छे से समझाया था। अब रिस्पॉन्सेस कितने टाइप के होते हैं इसको ध्यान से पढ़ो। एक होता है बेटा वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, एक होता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स आता कब है, जब आपको स्टिमुलस मिलता है। ये भी मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था, एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसके टुवर्ड्स हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, राइट। तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, और हम क्या करते हैं उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। वॉलेंट्री रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, फॉर ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स भी हमें इसी लेक्चर में कवर करना है ना। तो बेटा वॉलेंट्री रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, हमारा फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस है, मैं कोई चीज बोल रही हूँ, स्पीकिंग, राइटिंग,
वो सारी चीज मेरे ब्रेन का, मैंने बोला ना कि ब्रेन क्या आपका कंट्रोलिंग सेंटर होता है बॉडी का, ब्रेन इज योर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ब्रेन ही बेटा सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना, चाहे मैं बोल रही हूँ, चाहे मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, है ना, मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, बोर्ड पे कुछ लिख रही हूँ, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है फॉर ब्रेन। तो बेटा जो चीज मेरी इच्छा अनुसार हो रही है उसको वॉलेंटरी रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, ऐसे रिस्पॉन्स जो मैं चाहूँ या ना, मतलब मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वो उस चीज के प्रति बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी ही करेगी, उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्ड, ठीक है। कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन, तो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। ब्रेन के भी थ्री पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, राइट। तो मिड ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स को, और बेटा हाइंड ब्रेन भी इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। एग्जांपल आपकी हार्ट बीट होना, ठीक है, हार्ट लबदब लबदब होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं किसी दिन अगर तुम हार्ट को बीट करना भूल गए तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है। तुम भूलो या याद रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ट तो बेटा अपना काम करेगा, वो पंप करेगा ब्लड, राइट। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में भी कौन इन्वॉल्व होता है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। किसी दिन अगर तुम सोचो कि अरे मैं सांस लेना भूल गया, तो बेटा तुम मर ही जाओगे, इसलिए भगवान ने तुमको, है ना, पहले से ही एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दिया हुआ है, दैट इज ब्रीथिंग। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द मैनेजर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब अगर बेटा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंचाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तब तक तो तुम जल ही जाओगे पूरे, है ना, तुम्हारी स्किन कितनी जल जाएगी, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड खुद ही कोई डिसीजन ले लेता है और उसको इफेक्टर तक पहुंचा देता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। एग्जांपल, पुलिंग योर हैंड बैक फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, बेटा रिफ्लेक्स एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है Reflex actions help protect the body by providing a fast reaction to dangerous stimuli। मैंने तुमको बताया कि जो dangerous stimuli होती है ना, जिसके टुवर्ड्स तुमको एकदम फास्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना ही पड़ता है ताकि तुम्हारी बॉडी को कुछ डैमेज ना हो, तो रिफ्लेक्स एक्शन उसके लिए जरूरी है। दीज रिस्पॉन्सेज हैपन विदाउट नीडिंग टू थिंक, है ना, पता चला बेटा ब्रेन सोच रहा है कि अच्छा हाथ हटाना चाहिए और तब तक तो बॉडी ही जल, है ना, स्किन ही जल गई। रिड्यूसिंग रिएक्शन टाइम एंड प्रिवेंटिंग इंजरी, तो इससे एक तो रिएक्शन टाइम बचता है, रिएक्शन टाइम बचेगा तो इंजरी भी बच जाएगी, कम होगी। फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम मैंने अच्छे से समझाई दिया है, तो इसको तुम रीड कर सकते हो। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पार्ट्स यहाँ देख लो, उससे पहले डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, फॉर ब्रेन कहाँ गया, ये बेटा फॉर ब्रेन है पूरा, इसमें आपका सेरिब्रम है, क्रेनियम है, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। फिर मिड ब्रेन है एंड हाइंड ब्रेन, ये रहा। देखो, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजंस, है ना। फर्स्ट है फॉर ब्रेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंटरी एक्शन। तुम बोलते रहते हो ना, अरे मैं भूल गई, क्योंकि तुम्हारा जो फॉर ब्रेन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, क्योंकि फॉर ब्रेन का काम होता है बेटा मेमोरी को स्टोर करना, राइट। रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, तुम कोई भी चीज अगर सोच रहे हो, है ना, उसके लिए फॉर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं, आज कौन सी ड्रेस पहनूं, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ब्रेन। मेमोरी, याददाश्त के लिए फॉर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। और बेटा जितने भी मैं वॉलेंटरी एक्शंस कर रही हूँ ना, वॉकिंग, मूविंग माई हैंड, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड मतलब होता है बीच में, तो ये बीच में होता है, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, है ना। तो मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स लाइक प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन क्या होता है, जैसे तुम सन की तरफ देख रहे हो ना, और लाइट की इंटेंसिटी तुमको बहुत ज्यादा दिख रही है, तुम्हारा प्यूपिल जो होगा वो डायलेट भी हो सकता है ना, वहां तो तुम्हारा प्यूपिल डायलेट नहीं होगा। अगर तुम थोड़ी सी डिम लाइट में चल रहे हो, डिम लाइट में या तो पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, डायलेट होगी कि नहीं। और अगर तुम सन रेज को देख रहे हो, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो तुम्हारी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, राइट। सो हाइंड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन क्या करता है, बेसिक फंक्शंस, बेसिक इनवॉलेंटरी फंक्शन, जैसे हार्ट बीट, बॉडी की बैलेंसिंग के लिए भी हाइंड ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि बेटा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से चल क्यों नहीं पाते हैं ना, वो अपनी बॉडी को बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब वो छोटे से होते हैं ना, नन्हे मुन्ने से, तो उनका जो हाइंड ब्रेन होता है ना, वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, और हाइंड ब्रेन बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर बेटा हाइंड ब्रेन ही उनका डेवलप नहीं है, तो बेचारे कैसे अच्छे से चल पाएंगे। फिर जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, गिरते हैं, फिर उठ के चलते, फिर गिरते हैं, फिर उठ के चलते, ऐसे करते रहते हैं, तो उनका हाइंड ब्रेन जो होता है ना, वो ओवर टाइम धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है, ठीक है। फिर बाद में चलने लगते हैं, और क्या, ठीक है। सो रेगुलेट्स बेसिक फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, बैलेंस एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स।
तो फॉर ब्रेन, अब बेटा हमारी जो कवरिंग है ब्रेन की, ठीक है, वो क्या है, वो क्रेनियम है। क्रेनियम को स्कल भी बोला जाता है। जो मेरे ब्रेन की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, स्कल या फिर क्रेनियम। फिर फॉर ब्रेन के भी पार्ट्स हैं जैसे सेरिब्रम, राइट। फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो मिड ब्रेन, और फिर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। और बेटा बैलेंसिंग के लिए ना सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसको हॉर्मोन्स वाले पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन बेटा इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, कि हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस ही वही कंट्रोल कर रहा है। सो तुम्हें लगता है कि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी? बिल्कुल होगी, है ना। उसको तो बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो तो एकदम कोहिनूर जैसा है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो प्रोटेक्शन कैसे होती है ब्रेन की? द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड इन द क्रेनियम। जैसे बेटा अगर तुम सोते हो, है ना, तो तुम डायरेक्ट जमीन पे तो नहीं सो जाते हो रात को। तुम किस पर सोते हो? बिस्तर पर सोते हो, बेड पर सोते हो, है ना। उसमें रुई भरी होती है, तुमको क्या मिलता है? कुशनिंग इफेक्ट मिलता है ना, कुशनिंग जैसा फील होता है। तो उसी तरीके से बेटा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में क्या होता है, ऐसा ब्रेन में एक फ्लूइड होता है। ऐसा नहीं बेटा कि तुम्हारा ब्रेन कहीं ऐसे टकरा गया और वो सारा टूट के बिखर गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो तुम्हारे ब्रेन को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एंड इज एनक्लोज्ड इन द क्रेनियम, और ब्रेन आपका क्रेनियम स्कल में होता है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय अ वर्टेब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देख सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैंने डायग्राम लगाया हुआ है। सेरिब्रम, ठीक है, फिर ये पूरा ब्रेन है आपका, है ना। ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से जो नर्व्स निकलती है ब्रेन से उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व विच इज 12 इन पेयर, एंड जो नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स विच इज 31 इन पेयर, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रेन स्टेम, ये इसमें आता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। मिड ब्रेन का तो बेटा कोई पार्ट है नहीं, ठीक है। और ये जो तुम्हें गोभी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स द ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू मसल्स, ये सारी चीजें मैंने समझा दी है, थ्रू द नर्वस सिस्टम। दिस अलाउज द बॉडी टू मूव कॉन्शियसली, है ना। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि बेटा कोई भी चीज, जैसे मैं कोई भी एक्शन कर रही हूँ ना, मैं चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, है ना, गरम तवे को मैंने टच कर लिया, अपना हाथ हटा रही हूँ, है ना, नी जर्क हो गया मुझे, बेटा इन सारे रिस्पॉन्सेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इन सारे रिस्पॉन्सिबल के लिए ना एक कोऑर्डिनेशन होता है। किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है? कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स और नर्व्स के बीच में, ठीक है। मसल्स और नर्व्स बेटा आपस में कोऑर्डिनेट करती है, तभी हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। वरना बेटा मसल को कैसे पता कि उसको मूव करना है? जब तक न्यूरॉन्स उसको सिग्नल नहीं देंगे कि भाई तुम्हें मूव करना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें चलना है, ठीक है, तब तक मसल्स तुम्हारी रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगी, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगी ना। तो यही बोला गया है कि बेटा अगर तुम्हें कोई भी एक्शन करने हैं, वॉलेंट्री एक्शन अगर तुम्हें कोई भी करना होता है, तो उस वॉलेंट्री एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, हमारी बॉडी में बेटा हॉर्मोन्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? अगर नर्व्स विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर सकती हैं, तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स की जरूरत ही क्या? द नर्वस सिस्टम हैज सम लिमिटेशंस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैन ओनली ट्रेवल अलोंग कनेक्टेड नर्व सेल। अब बेटा देखो, नर्व सेल्स तुम्हारी बॉडी में, जैसे जो तुम्हारी क्रेनियल नर्व्स होती है, एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे तुम्हारी जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, वो पता है कहाँ कनेक्ट करती है? वो कनेक्ट होती है सेंस ऑर्गन्स से, ठीक है। किससे कनेक्ट होती है? सेंस ऑर्गन से। और बेटा जो तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, स्पाइनल नर्व्स जो होती है, जो पेरिफेरल का ही पार्ट है, क्रेनियल एंड स्पाइनल, तो क्रेनियल नर्व तो सेंस ऑर्गन को कनेक्ट करती है, स्पाइनल नर्व्स किसको कनेक्ट करती है? आपके आर्म्स को, उसमें आ जाता है हैंड, लेग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लेकिन बेटा तब भी नर्वस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है कि ये हर जगह कनेक्ट नहीं कर सकती, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है।
कि वो हर सेल को तो कनेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैन ओनली ट्रेवल अलोंग कनेक्टेड नर्व सेल्स। अब जहां बेटा नर्व्स नहीं जाएंगी वहां किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना, तो वहां कौन जाता है? हॉर्मोन्स, है ना। हॉर्मोन्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, राइट, तो वो हर एक सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये चीज होती है कि बेटा हर जगह नर्व्स काम नहीं कर सकती, तो इसलिए केमिकल हॉर्मोन्स वाला टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। न्यूरॉन्स नीड टाइम टू रीसेट। दूसरा पॉइंट बेटा ये कि जो नर्व्स होती है उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत फास्ट तो होता है बट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन बेटा जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स अगर एक बार टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच गए तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये किसका है? केमिकल हॉर्मोन्स का। इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, केमिकल हॉर्मोन। सिर्फ हॉर्मोन्स लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा इनका जो इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम का वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, इनको बार बार रीसेट करना पड़ता है। और हॉर्मोन्स का जो बेटा इफेक्ट होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इनको बार बार रीसेट नहीं करना पड़ता। प्लांट्स डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम। और बेटा तीसरी चीज, प्लांट्स के पास तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे हार्मोनल एक्शंस के बारे में, केमिकल कम्युनिकेशन इन द बॉडी, इसलिए हार्मोन्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। टू ओवरकम द लिमिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स द बॉडी यूजेस केमिकल मैसेंजर्स। बॉडी किसको यूज करती है? केमिकल मैसेंजर्स को, जिसको बोला जाता है हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स केमिकल से मिलकर बने होते हैं विच ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। और जो बेटा हार्मोन्स होते हैं वो आपके ब्लड में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और ब्लड तो हर जगह जाता है, तो बेटा जहां जहां नर्व सेल्स नहीं जा पा रहे हैं वहां ब्लड तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस व्हाइल वॉकिंग। रुको, केमिकल सिग्नलिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आएगा, ठीक है। तो अभी तो हमें क्वेश्चंस लगाने। Which part of the human brain helps in maintaining balance while walking or riding a bicycle, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम। Which one of the following sequences correctly represents the path of information flow। ये होमवर्क है, इसको होमवर्क में बताना पड़ेगा। सीबीएसई 2023 में आ चुका है और ये चीज मैंने पूरे रिफ्लेक्स आर्क में ये चीज समझाई है, ठीक है। तो कमेंट्स में बताना है। The part of the brain that controls involuntary actions like heartbeat and breathing, ये भी जस्ट अभी समझाया था, तो इसको भी होमवर्क में बताना है कमेंट्स। ये सिस्टम बॉडी के हर पार्ट तक सिग्नल पहुंचाता है जिससे हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए उसका आंसर कॉमेंट्स में जरूर बताना। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन। बाय बाय।